हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोग को थंबनेल देख के समझ में ही आ गया होगा कि ये लेक्चर सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जो कुछ ही दिनों में नीट, जेईई मेन एंड एडवांस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं। दूसरी बात, ये लेक्चर सीरीज क्लास 11 एंड 12 के वे भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं जिन्होंने एक बार थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ रखा है लेकिन बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया है एंड न्यूमेरिकल्स कॉन्फिडेंटली नहीं बन रहे। तीसरी बात, रिवीजन की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी रहेगी कि पहले मैं थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, फिर मैं प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अच्छा, जिनको लगे कि मैं लेक्चर फास्ट नहीं कवर कर रहा हूं तो वो लोग ये लेक्चर्स को 1.25x एंड 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं, टाइम बचेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिर थर्मोडायनेमिक्स है क्या, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। एक मिनट में कवर कर लेते हैं। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, तो बहुत लोग तुम लोग को आंसर पता भी होगा कि थर्मोडायनेमिक्स वर्ड थर्म वर्ड से बना हुआ, थर्म मींस हीट। तो थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मींस हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में कि बाइक, कार, ट्रक, एरोप्लेन, ट्रेन या फैक्ट्रीज में जो भी मशीन्स चल रही हैं उसमें फ्यूल्स को एज इनपुट डाला जा रहा है और फ्यूल्स की केमिकल एनर्जी बोले तो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। बहुत लोगों को ये भी पता होगा, तो सिंपल वर्ड्स में बोले तो एनी मैटर इन द यूनिवर्स फॉर्म्स थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ठीक है, दुनिया में कोई भी मैटर हो और मैटर है तो कोई भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, देन दे फॉर्म थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। तो अगर इसका बुकिश लैंग्वेज डेफिनेशन देखें, an assembly of extremely large number of particles, that is atoms and molecules, forms thermodynamical system. And thermodynamical system may be present either in the form of solid, liquid or gas or combination of any of these two or three. That's it. अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर के ऊपर। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो लॉज में हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें मेनली इस चैप्टर में फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ को डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे ही फर्स्ट लॉ लिखे तुम लोग को ये इक्वेशन फटाक से याद आ जाता होगा, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और जैसे ही ये इक्वेशन देखे तुम लोग को ये डायग्राम भी बहुत लोगों को दिमाग में बन जाता होगा, इमेज बन जाता होगा। किसका है? सिलेंडर, पिस्टन। और कोई भी ये गैसेस सिस्टम है, अगर हम लोग इसको डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करें तो सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड अप इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड रेस्ट एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट सराउंडिंग्स वर्क। जानते हैं। अच्छा, मेरा तुम लोग से ये क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन देखें, ये सिलेंडर पिस्टन देखें, आखिर हम लोग अपनी जिंदगी में इस सिलेंडर पिस्टन के पीछे हाथ धो के बोले तो नहा धो के क्यों पड़े हुए हैं? इसका इंपॉर्टेंस क्या है सिलेंडर पिस्टन का, क्यों हम लोग बना देते हैं बार बार? ठीक है, फिजिक्स वाले सर, केमिस्ट्री वाले सर क्लास में ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते टाइम बार बार बना देते होंगे, इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, तो अगला हम कवर करेंगे इसका सिग्निफिकेंस। ठीक, अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स हम जाने क्या पढ़ते हैं इसमें हम लोग? कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बोले तो ये एनर्जी कन्वर्जन का काम कौन करता है? इंजन्स, हीट इंजन्स।
और हीट इंजन किस में लगा होता है? बाइक में, कार में, ट्रक में। ठीक है, तो जो हीट इंजन है ना, ये इंजन है, और इंजन बहुत तरह के होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन और भी तरह के होते हैं। तो इंजन का ना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेंडर पिस्टन सिस्टम। क्या बोले? इंजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेंडर पिस्टन सिस्टम। तुम लोग टीवी में ना एड में कैस्ट्रॉल का एक एड आता था, तो जरूर देखे होंगे या दिमाग में इमेज होगा, सीरीज ऑफ पिस्टन्स दिखाई देते हैं और पिस्टन्स अप एंड डाउन मूव करते हैं, ऐसा कुछ। और दूसरी बात कि तुम लोग के हाथ में मोबाइल है ही, थोड़ा सा टाइम निकाल के ना इंजन के बोले तो सिलेंडर पिस्टन या 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक इंजन के ऊपर वीडियोस देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और थोड़ी बात हम यहाँ पे जरूर समझा देंगे कि ये था सिलेंडर पिस्टन सिस्टम। इसको इन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं, यहां पे ये कहलाता है स्पार्क प्लग। ये एंट्री पॉइंट है फ्यूल्स का, तो कहते हैं इनटेक वाल्व, और ये एग्जिट पॉइंट है, इसको कहते हैं एग्जॉस्ट वाल्व। लिखने ले जा रहे, तो क्या बोले? सिलेंडर पिस्टन सिस्टम इंजन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इंजन है, इंजन यहां से फ्यूल्स इंटर करेगा, और फ्यूल्स लिक्विड फॉर्म में है, फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर इंटर किया, ये डाउन मूवमेंट होता है, फिर कंप्रेशन होता है, 4 स्टेप्स होते हैं या 4 स्ट्रोक्स होते हैं। तो कंप्रेस हुआ, उसके बाद क्या हुआ? ये स्पार्क प्लग ना इस फ्यूल एयर मिक्सचर में ना एक्सप्लोजन क्रिएट करने का काम करता है, और जैसे ही यहां पे एक्सप्लोजन होगा ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस में कन्वर्ट होगा, पता है यहां पे कितना प्रेशर जनरेट होता है? नियरली 30 to 50 बार, एंड टेम्परेचर जो डेवलप होता है नियरली 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ये गैस में कन्वर्ट हुआ, इतना टेम्परेचर हुआ, इतना प्रेशर हुआ, और प्रेशर से ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है, और ये पिस्टन फिर एक क्रैंक शाफ्ट सिस्टम से ये व्हील्स के साथ कनेक्टेड होता है। पिस्टन डाउन मूव करेगा, बोले तो लीनियर मोशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू रोटेटरी मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन ऑफ पिस्टन गेट्स कन्वर्टेड इनटू रोटेटरी मोशन, और यही तो हमें चाहिए। मतलब बोले तो फ्यूल का हीट एनर्जी कन्वर्ट हुआ मैकेनिकल एनर्जी में, लीनियर मोशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू रोटेटरी मोशन, मतलब हम लोग फ्यूल यूज करके व्हील्स को रोटेट कर दिया, और यही तो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बाइक, कार, ट्रक चला रहे हैं, और यही प्रिंसिपल हम लोग यूज कर रहे हैं। हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलो अच्छा, सिलेंडर पिस्टन का हम लोग इंपॉर्टेंस देख लिए। अब नहीं भूलना क्यों हम लोग बार बार ये डायग्राम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखते हैं। ठीक है, इंजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सिलेंडर पिस्टन सिस्टम नहीं रहा तो इंजन वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना, ये चीज। चलो दूसरी बात कि हम लोग फर्स्ट लॉ में ये इक्वेशन सीख रहे हैं, इक्वेशन को यूज करना। तो सबसे पहले ना हम लोग इंटरनल एनर्जी को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे वर्क डन को सेकेंड में समझेंगे, फिर ये दोनों टर्म्स जब समझ जाएंगे ना, फिर हम लोग हीट सप्लाइड टर्म को सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बुक्स या स्टडी मटेरियल में ना सीक्वेंस आगे पीछे रहता है। तुम लोग मेरा सीक्वेंस फॉलो करो और देखना, काफी तुम्हें अच्छा लगेगा कि चैप्टर्स तुम्हें समझ में आ रहा है और न्यूमेरिकल्स तुमसे बनने लग गए हैं। तो हम लोग अब फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर? इंटरनल एनर्जी के ऊपर। और इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोले तो गैसियस सिस्टम सीखने के लिए हेडिंग स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगला हेडिंग अपना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन तुम लोग सबको याद ही होगा, या नहीं याद है तो याद कर लो। नंबर ऑफ मोल्स
F डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ RT। अच्छा, इंटरनल एनर्जी के एक्सप्रेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम आया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये कोई कंटेनर है और कंटेनर में कोई भी गैस है। अच्छा, गैस ना मोनो एटमिक भी हो सकते हैं, बोले तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, या डाई एटमिक भी हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या पॉली एटमिक भी हो सकते हैं, CO2, NH3, CH4 एटसेट्रा। तो एक कंटेनर में गैस है, गैसियस सिस्टम। अच्छा, ये कंटेनर के अंदर गैस है, तो तुम्हें देख के ही फील आ रहा होगा कि गैस रेस्ट पे तो नहीं रहेंगे, ठीक है। गैस है बोले तो कंटेनर, बोले तो रूम, जिस रूम में हम लोग बैठे हैं ये भी एक कंटेनर है, और इसके अंदर अगर गैस है तो देख के फील आता है गैसेस और ऑलवेज इन रैंडम मोशन, मोशन में है। मोशन में है बोले तो गैस के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस गैसियस सिस्टम के पास ना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, या इस गैसियस सिस्टम के ट्रांसलेशनल बोले तो वन लाइन में मूव कर रहा है, लीनियरली मूव कर रहा है, या गैस पार्टिकल्स किसी पॉइंट पे रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, या मूव कर रहे हैं और रोटेट भी कर रहे हैं, जैसे टायर्स लीनियरली मूव भी करते हैं और रोटेट भी करते हैं, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, प्लस ये पार्टिकल्स ना अगर टेम्परेचर हाई कर देना तो इनके पास एक और एनर्जी आ जाती है, दैट इज वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम गैस पार्टिकल्स का ही मेनली क्यों पढ़ते हैं, गैस सॉलिड और लिक्विड का उतना क्यों नहीं पढ़ने जाते, या उसे पढ़ते भी हैं तो हायर क्लास में, ठीक है। तो गैसेस सिस्टम का ही डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका भी आंसर है अभी अभी जस्ट हम तुम लोग को बताएं कि सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में फ्यूल्स यहां पे इंटर करता है और स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करने का काम करता है, और ये जैसे ही एक्सप्लोजन होगा ये फ्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो गए, गैस में, और गैस ही इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाता है तो ये डाउनवर्ड मूव करता है। तो फ्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो गए, मतलब गैसियस सिस्टम अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और जैसे ही हम लोग गैस बोलते हैं मतलब दे आर ऑलवेज इन मोशन, मींस दे हैव काइनेटिक एनर्जीज, और काइनेटिक एनर्जी इन तीन टाइप की हो सकती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या वाइब्रेशनल। अब हम लोग एक एक करके ना एक्सप्रेशंस देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। यहां तक हम लोग समझ लिए हैं कि गैसेस के पास तीन टाइप की एनर्जीज होती है। अब हम लोग इसके एक्सप्रेशंस को देख लेते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसके एक्सप्रेशंस बहुत आसान है, तुम लोग को आता होगा, बस एक एक बार हम लिख देते हैं। ट्रांसलेशनल बोले तो लीनियर मोशन, तो गैसेस पार्टिकल्स अगर लीनियरली मूव करेंगे तो इनके पास कौन सी एनर्जीज हो सकती है। अच्छा, ये गैस पार्टिकल्स ना अलोंग x डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, अलोंग y डायरेक्शन में भी, अलोंग z डायरेक्शन में भी। कोऑर्डिनेट हम लोग फिक्स कर लेते हैं। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर पार्टिकल्स x के अलोंग मूव करे तो एनर्जी अलोंग x हाफ m वेलोसिटी x स्क्वायर, अगर y के अलोंग गैस पार्टिकल मूव करे तो हाफ m vy स्क्वायर प्लस हाफ m vz स्क्वायर, या कोई भी वेलोसिटी हो तो x, y और z कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करके उसकी एनर्जीज लिख लिए, ठीक। सिमिलरली कोई पार्टिकल अगर रोटेट करे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो पार्टिकल x के अलोंग भी रोटेट कर सकता है, y एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकता है, एंड z एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। तो इसके एनर्जी एक्सप्रेशंस क्या हो जाएंगे, हाफ, जानते हैं हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा स्क्वायर,
तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर, अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करें हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, अगर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करें हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं, जानते हैं हम लोग, एनर्जीज का एक्सप्रेशन ही तो लिख रहे हैं। तीसरा है वाइब्रेशनल एनर्जी। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा कि वाइब्रेशनल एनर्जी ना दो टाइप के होते हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। थोड़ा सा तुम लोग एसएचएम याद करो तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जब ब्लॉक मूव करता है ना तो उसके पास दो एनर्जीज होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तो बहुत सिंपल है, हाफ म्यू वी स्क्वायर, म्यू अ टर्म एसोसिएटेड विथ मास, वी वेलोसिटी, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां पे हो जाता है के आर स्क्वायर। बहुत सिंपल बात नहीं। तो ये हो गया वाइब्रेशनल एनर्जीज, दो कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात वाइब्रेशनल एनर्जी में कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डायएटमिक एंड पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स, डायएटमिक एंड पॉलीएटमिक, समझ रहे हैं, पॉलीएटमिक गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मोनोएटमिक के लिए हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जीज नहीं लिखने जाते हैं। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि वाइब्रेशनल एनर्जी इज सिग्निफिकेंट ओनली एट हायर टेम्परेचर, या इट इज ओनली एप्लीकेबल एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर, दो बातें याद रखनी है कि एक डायएटमिक या पॉलीएटमिक के लिए ही लगाते हैं, मोनोएटमिक के लिए नहीं, एंड हायर टेम्परेचर पे ही हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी को अकाउंट में लेते हैं। हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना स्टार्ट किए हैं और गैसेस सिस्टम को हम लोग देखें तो पता है कि दे आर ऑलवेज इन मोशन, मतलब दे हैव काइनेटिक एनर्जीज, कोई भारी बात नहीं कर रहे, गैस है तो काइनेटिक एनर्जी होगा ही क्योंकि मोशन में है, ठीक है। अब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन और फिर देखते हैं कि यहां पे अगर मोनोएटमिक गैस हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, अगर हम लोग डाइएटमिक गैस को कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, और अगर इसमें पॉलीएटमिक गैस प्रेजेंट हो तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल में हम लोग DOF भी लिख देंगे और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है F से, और ये बहुत सुंदर इसका डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन मैं HC वर्मा बुक से उठा रहा हूं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका डेफिनेशन होता है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द expression of energy of a molecule or atom भी is called degree of freedom, ठीक। क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स के नंबर काउंट करने हैं, किसमें, इन द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल या एटम की मोनोएटमिक है या डाइएटमिक है या पॉलीएटमिक है, बहुत सिंपल। तो सबसे पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटमिक गैस, हम बोले गैसेस बहुत टाइप के होते हैं, मोनो डाई पॉली, तो एक एक करके अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर मोनोएटमिक गैस है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सकती है। मोनोएटमिक गैस, और मोनोएटमिक में बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने कि नोबल गैसेस होते हैं मोनोएटमिक, और इनका नाम याद ही रखना है,
न्यूमेरिकल्स में लिखे हुए आएंगे कि नियॉन गैस है, हीलियम गैस है मिक्सचर में या कंटेनर में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एटसेट्रा। ठीक है, ये चीज। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, हीलियम गैस, नियॉन गैस है। अच्छा, सोचो हीलियम का एक एटम है या नियॉन गैस का एक एटम है, तो वो एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस किसी के भी अलोंग मूव कर सकता है या कैसे भी मूव कर सकता है, तो उसके पास एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट के अलोंग वेलोसिटी होगी। तो उसकी एनर्जी क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो E इज इक्वल टू मोनोएटॉमिक, तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस है, मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जीज को ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी मिल गया हमें, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया। अब इसमें काउंट करो कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं, तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो यही हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। नंबर ऑफ टर्म्स in the expression of energy of molecule is called degree of freedom। ठीक है, degree of freedom is 3, याद हो गया। ठीक है, अच्छा, तुम लोग के मन में सवाल आएगा या मेरे भी मन में आता है कि अगर ये मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है तो ये सिर्फ लीनियरली ही मूव कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता क्या? अगर मोनोएटॉमिक है बोले तो बॉल शेप का, तो ये रोटेट भी तो कर सकता है। तो आंसर इज यस, ये रोटेट भी कर सकता है, लेकिन मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की साइज इतनी छोटी होती है ना कि जब हम लोग इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर ये सब लिखने जाते हैं ना, तो इसका डायमेंशंस इतना छोटा है कि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये नियरली 0 है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट नियरली 0। तो इसकी रोटेशनल एनर्जीज को ना हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखा आता है कि मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो रोटेट बट ड्यू टू इट्स स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज नेग्लेक्टेड। सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही कंसिडर किया गया है। ठीक, चलो, ये 0 मतलब ये टर्म खत्म। यहां पे लिख दे डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। अब दूसरा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायएटॉमिक। डायएटॉमिक कौन कौन से गैस है पता ही है हम लोग को, H2, N2, O2 एटसेट्रा, एंड लीनियर पॉलीएटॉमिक। लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस, एग्जांपल CO2, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, कि डायएटॉमिक ये एंड लीनियर पॉलीएटॉमिक। लीनियर पॉलीएटॉमिक मतलब ये 2 से ज्यादा इसमें एटम्स हैं, इसीलिए पॉलीएटॉमिक, और इनका इसका स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर। ठीक है, जानते हैं हम लोग केमिस्ट्री से। तो H2N2 H2 ऐसा, N2 ऐसा, O2 ऐसा, और ये देखो कुछ ऐसा होगा, ये नाइट्रोजन एटम ऐसा करके होगा, है ना? ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम ऐसा करके दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर कंटेनर में डायएटॉमिक गैस है या लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस है तो इनके पास कौन कौन सी एनर्जीज हो सकती है, लिखो। अच्छा, यहां पे ना 2 बातें आती हैं। एट लोअर टेम्परेचर क्यों है बताएंगे सब कुछ, और एक आएगा एट हायर टेम्परेचर। ठीक,
तो ये गैस मॉलिक्यूल्स लीनियरली मूव कर सकते हैं, तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ठीक। प्लस ये जो डायएटमिक और लीनियर पॉलीएटमिक है ना, ये किसी एक्सिस के अबाउट ना रोटेट भी कर सकते हैं। बोले तो एक्स वाई जेड, ठीक है, कि कोई भी ये मान लो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऐसे करके ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। अच्छा, एक्स एक्सिस के अबाउट। अब देखना यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है कि जो डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स है ना, अगर इनको हमको सारे को एक्स के अलोंग अलाइन करके रखें तो एक्स के अबाउट ना इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर अलाइन करके रखेंगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, वो नियरली जीरो आता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये अलाइन होते हुए दिखते हैं, मतलब एक्सिस से अगर एटम्स की दूरी है ही नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आर अगर सिग्निफिकेंटली लार्ज है ही नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक। तो हम लोग इन मॉलिक्यूल्स को वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट होता हुआ मानकर इनकी एनर्जीज लिखते हैं। हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, ठीक। लोअर टेम्परेचर पे डायएटमिक एंड लीनियर पॉलीएटमिक के पास इतने टाइप्स की एनर्जीज हो सकती है। बोले तो 3 ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड 2 एक्सप्रेशंस फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी में कितने टर्म्स, 3 + 2 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायएटमिक गैस एट लोअर टेम्परेचर इज, आंसर इज 5। ये इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है, ये याद रखना है, और इसे भी ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल्स यहां से भी बनते हैं। अब एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर पे अभी जस्ट तुम्हें एक बात, इंपॉर्टेंट बात बताएं कि हायर टेम्परेचर पे कौन सी एनर्जीज सिग्निफिकेंट हो जाती है, जस्ट बताए थे वाइब्रेशनल एनर्जी। तो हायर टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स के पास ये एनर्जीज होती ही है, प्लस एडिशनल क्या आ जाती है, वाइब्रेशनल एनर्जी। और वाइब्रेशनल एनर्जी आएगी तो उसमें 2 टाइप की एनर्जीज आ जाएगी। तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर plus at higher temperature vibrational energy becomes significant and vibrational kinetic energy is half mu v square and vibrational kinetic energy is half k r square। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी में। तो 3 टर्म्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के, 2 टर्म्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के एंड 2 टर्म्स वाइब्रेशनल एनर्जी के। तो नंबर ऑफ टर्म्स बिकम 7, सो इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम्स 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 ही चीजें हमें यहां से याद रखनी है पूरे डिस्कशन से। मोनोएटमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायएटमिक एंड लीनियर पॉलीएटमिक एट लोअर टेम्परेचर 5 एंड एट हायर टेम्परेचर 7। अब एक बच गया तीसरे टाइप का, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नॉन लीनियर पॉलीएटमिक गैस। थर्ड टाइप का अपना गैस है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नॉन लीनियर पॉलीएटमिक गैस। और नॉन लीनियर पॉलीएटमिक में कौन कौन से आ जाते हैं, CH4 NH3 SO2 एक्सेट्रा।
नॉन लीनियर, नॉन लीनियर लीनियर नहीं होना इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जानते हो, तो इसके पास कितनी टाइप की एनर्जीज हो सकती है? तो एट लोअर टेम्परेचर ये लीनियरली मूव कर सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, प्लस ये मॉलिक्यूल्स रोटेट भी कर सकते हैं किसी एक्सिस के अबाउट, तो हाफ। अच्छा, अब ये देखो ये मॉलिक्यूल्स ना रोटेट कर रहे हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा है? नॉन लीनियर। तो जब इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई और जेड एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करते हैं ना, तो किस तीनों एक्सिस के अबाउट इक्वल रहता है और सिग्निफिकेंट रहता है, मतलब नेग्लिजिबल नहीं होता है। और पिछले केस में डायटोमिक होने की वजह से या लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स जीरो, जीरो हो जाता था। और यहां पे किसी भी एक्सिस के अबाउट ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है? नॉन लीनियर। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, ये तो कैसे जीरो होगा? सारे एक्सिस के अबाउट कुछ ना कुछ वैल्यूज जरूर आएगी, मतलब सेम वैल्यूज आएगी। ठीक है, बात हम लोग समझ चुके हैं। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज, हाफ ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज, तो तीन एनर्जीज हो गई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड तीन एनर्जीज हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 6। अब एट हाइयर टेम्परेचर, और हाइयर टेम्परेचर पे कौन सी एनर्जी सिग्निफिकेंट हो जाएगी? जानते हैं हम लोग, वाइब्रेशनल एनर्जीज। तो लिख दो, ये सारे तीन एनर्जीज तो होंगे ही। प्लस वाइब्रेशनल एनर्जीज दैट इज हाफ म्यू वी स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टर्म्स, तीन टर्म्स हो गए ट्रांसलेशनल के, तीन टर्म्स हो गए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये टर्म्स ये तीन है, दो है, याद रखना सब कुछ जरूरी है। और दो टर्म्स हो गए वाइब्रेशनल एनर्जीज के। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए एनर्जी एक्सप्रेशन में? 3 + 3 + 2 दैट इज 8। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस एट हायर टेम्परेचर इज 8। तो अब हम लोग को इतना डिस्कशन में ये तो याद रखनी ही है टर्म्स में कौन कौन सी एनर्जीज आ रही है, प्लस लास्ट में अब जो याद रखना है वो सिर्फ कंक्लूजन याद रखना है। तो कंक्लूजन, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। डायटॉमिक या लीनियर पॉलीएटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम is 5 and degree of freedom is also 7. 5 is at low temperature and it is at high temperature, जानते हैं। and non-linear polyatomic, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6 एट लो टेम्परेचर, एंड दो टर्म्स और बढ़ जाते हैं और हो जाता है 8 एट हाई टेम्परेचर।
ठीक, तो हम लोग को यही याद रखना है। क्या याद करना है? 3 5 7 6 8, यही याद रखना है कंक्लूजन में। तो हम स्टूडेंट्स को अगर क्लास 11 में पढ़ाते हैं ना, तो बोल देते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हें अपना एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिल रहा है जिसका कि नंबर है 3 5 7 6 8, याद रख लो। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिल रहा है जिसका नंबर है 3 5 7 6 8, यही याद रख लेना है और भूलना नहीं है। ठीक है, 3 5 7 6 8, मोनोएटमिक, डायएटमिक और लीनियर पॉलीएटमिक एट लो टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, नॉन लीनियर एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर, ये नंबर नहीं भूलने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी हम लोग समझने निकले हैं और इसमें हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ चुके हैं। बढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ऑफ सिस्टम, सिस्टम बोले तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, और थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है बता चुके हैं। कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म्स थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ये लिक्विड है एंड ये गैस। अच्छा, गैस में हम दो कंटेनर बनाए हैं और इसमें बनाना चाह रहे हैं रियल गैस और इसमें बनाना चाह रहे हैं हम लोग आइडियल गैस। एक्चुअल में जो भी गैस एग्जिस्ट कर रहे हैं सारे रियल गैस है। अच्छा, रियल गैस और आइडियल गैस पे ना एक डिफरेंस है, तुम लोग बताना चाहोगे कुछ या सोचो क्या डिफरेंस है? तो एक ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि रियल गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच ना attraction is present and there is no force of attraction between molecules of ideal gas, attraction is 0। ठीक है, यही आइडियल गैस है, कंसेप्ट है सिर्फ ये। जैसे कि फ्रिक्शनलेस सरफेस सिर्फ एक कंसेप्ट है ना, रियल में दुनिया में कोई भी सरफेस फ्रिक्शनलेस है ही नहीं, सिमिलरली आइडियल गैस भी एक कंसेप्ट है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है? इंटरनल एनर्जी बोले तो सम ऑफ ऑल एनर्जीज इन द सिस्टम, सम ऑफ ऑल एनर्जीज, जितने टाइप की एनर्जीज इनके पास है वही है इंटरनल एनर्जी। और मेनली इनके पास ना दो टाइप की एनर्जीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन, मतलब काइनेटिक एनर्जीज है, और पोटेंशियल एनर्जी अराइजेस ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस या टू पार्टिकल्स, और ये भी मोशन में होते हैं लिक्विड पार्टिकल्स, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जीज हैं। और सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशंस, तो यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। ठीक, अच्छा, तो कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस की इंटरनल एनर्जी ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम लोग को मेनली मतलब किससे है? आइडियल गैस से। ठीक है, हम लोग पढ़ते क्या है? आइडियल गैस। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस, तो इसमें भी वही लिखेंगे सम ऑफ all energies in the ideal gas system, sum of all energies in the system, not energy। और all energies में मेनली क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और हम क्या बोले कि आइडियल गैस में अट्रैक्शन है ही नहीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जब भी दो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा ना, हम लोग फिजिक्स में कंसेप्चुअली कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ दोस टू सिस्टम इज जीरो। तो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी।
और काइनेटिक एनर्जी ना किस फॉर्म में लिखा जाता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और तुम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े होगे ना कि जो V होता है, या V RMS लिख लो, V एवरेज लिख लो, ठीक है, या V मोस्ट प्रोबेबल, ऑल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। V RMS इज √3 RT by m, 8 पाई RT by m, 2 RT by m, ऐसा एक्सप्रेशन आता है। मतलब सारी टाइप की वेलोसिटीज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, हाफ और m तो कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो इसको मैथमेटिकली कहते हैं फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बोले तो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है आइडियल गैस का, या सोच लो रूम में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या इंक्रीज कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है बोले तो इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग U से भी डिनोट करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। यही कंक्लूजन है। जो काइनेटिक एनर्जीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं वो कौन सी काइनेटिक एनर्जीज है? जो अभी हम लोग पढ़ चुके, दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जीज। सिमिलरली यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जीज कौन सी है? वही सब, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जीज। अच्छा, तुम लोग बोलोगे सर जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो की है आइडियल गैस में, बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। थोड़ा इसको और फील कराइए, तो फील कराते। अच्छा, पूरे फिजिक्स में हम लोग पोटेंशियल एनर्जीज ना बहुत जगह पढ़ते हैं, लेकिन दो मेनली पोटेंशियल एनर्जीज डिफाइन होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज। दो ही पोटेंशियल एनर्जीज डिफाइन करते हैं। वर्क पावर एनर्जी में हम लोग बहुत पढ़े पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो वो यहीं से आता है। पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क पावर एनर्जी में यूज करते हैं ना, ये इसी का डिराइव्ड वर्जन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते हैं दो मास के लिए, m1 m2। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इसको हम लोग U से डिनोट कर देते हैं, -G m1 m2 अपॉन r। अच्छा, अगर r डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस, अगर इफ r टेंड्स टू इंफिनिटी, तो जैसे ही r इंफिनिटी रखेंगे, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया? जीरो। और जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है ना कि ये दोनों मासेस इतने ज्यादा दूर हैं कि दोनों एक दूसरे को बहुत नेग्लिजिबली, बोले तो ऑलमोस्ट जीरो अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग दो चार्ज सिस्टम के बीच लिखते हैं, Q1 Q2 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या पढ़ के रखें इलेक्ट्रोस्टैट्स में? K Q1 Q2 अपॉन R। सिमिलरली यहां पे अगर R अगर बहुत बड़ा है, ठीक है ना, बड़ा है मतलब मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में हम लोग बोलते हैं, देन अगर R इंफिनिटी रख दे तो U क्या हो गया? जीरो। मतलब बहुत सिंपल बात, दो चार्जेस अगर इंफिनिटी पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो आता है। और जीरो आने का मतलब हो जाता है कि दीज टू चार्जेस आर नाइदर अट्रैक्टिंग, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट, अगर दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो दीज टू चार्जेस आर नाइदर रिपेलिंग, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो। समझ गए ये बात? अच्छा,
सोचो एक अगर चार्ज दिल्ली में रखे हो और एक चार्ज अगर मुंबई में रखे हो, तो दोनों चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं। ठीक है, और जब नहीं अट्रैक्ट कर रहा होता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और यही चीज हम लोग आइडियल गैस के केस में लिए हैं कि दो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर ही नहीं रहे, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज जीरो। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किन्हीं किन्हीं को लग रहा होगा कि सर ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ज्यादा डिटेल में समझा रहे हैं, तो अगर मैं कम टाइम लेके शॉर्ट में निकल जाता फॉर्मूला लिखते हुए ना, तो फिर तुम लोगों को डिसकनेक्टेड ही फील होता, बहुत अच्छा फील नहीं आता। तो उपाय क्या है कि चैप्टर के ऊपर थोड़ा टाइम ही दे दो और अच्छे से समझ लो, ताकि हम लोग न्यूमेरिकल्स बोले तो एग्जाम के लिए फायदा हो जाए। कम टाइम देंगे, कम टाइम में चैप्टर समझा दिए, समझ में ही नहीं आया तो फायदा क्या हो गया? इसके पहले भी नहीं समझ में आता था, कम टाइम दिए फिर नहीं समझ में आता, थोड़ा ज्यादा ही टाइम दे दो। नहीं, चल अब आता है, इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और ये बहुत सिंपल है, तुम लोग जान रहे होगे। और क्या कहता है ये? इक्विपार्टीशन, नाम में ही छुपा है। एन आइडियल गैस distributes its internal energy, its internal energies equally, ये इंपॉर्टेंट, इक्वली इन ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बहुत सिंपल बात, जैसे कोई पेरेंट्स होते हैं, पापा या मम्मी, अगर उसके दो बच्चे हैं तो चॉकलेट लाते हैं तो दोनों के लिए बराबर लाते हैं। ठीक है, कुछ भी सामान खरीदना है छोटे बच्चों के लिए तो बराबर बराबर। तुम लोग बड़े भाई या बहन हो, छोटे भाई बहन के लिए ले जाओगे तो सब कुछ इक्वल ले जाते हो ना। ठीक है, सिमिलरली लास्ट स्टेज में अगर पेरेंट्स के प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इक्वल ही करते हैं। तो वही चीज है कि आइडियल गैस भी ना ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को ना इक्वल इक्वल एनर्जीज देता है। कहने का मतलब, अगर हम लोग मोनो एटॉमिक गैस कंसीडर कर ले तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है 3, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। और क्या बोले, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और क्या होता है वो, इसको याद रखते हैं हम लोग, हाफ के बी टी। के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, ना तो डिग्री सेंटीग्रेड ना तो फारेनहाइट, ऐसा यूनिट। इसके अबाउट भी कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, हाफ के बी टी, इक्वल इक्वल, चॉकलेट लाए हैं इक्वल इक्वल वैल्यू का, हाफ के बी टी। बहुत सिंपल। तो एनर्जी क्या हो गया, 3 टाइम्स हाफ के बी टी। और तुम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ना इसी को हम लोग पढ़ते हैं ना, हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज 3/2 kBT। बताओ, पढ़ के रखे हम लोग? नहीं, हाफ। अच्छा, इसी को ना वी आर एम एस को हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो ये टर्म्स ना एक्सपेंड होके यही बना लेता है। और देखो यही लिखा हुआ है 3/2 kBT। सिमिलरली अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल का कंसीडर कर रहे हैं ना तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है। अगर एक मोल मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करें ना तो यही क्या बन जाता है बाबू, सब पढ़ रखे हैं हम लोग, हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा,
एक मॉलिक्यूल से मोल पहुंच गए, मतलब कि कितने का मल्टीप्लिकेशन किए, एवोगैड्रो नंबर। तो जब ये टर्म्स Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर भी Na से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड Kb इंटू Na इज R, 3/2 RT। ठीक है, और VRMS को फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या, Vx² प्लस Vy² प्लस Vz², और ये टर्म्स एक्सपेंड होके ये बना लेगा विथ M, और ये हो जाएगा हाफ RT प्लस हाफ RT प्लस हाफ RT, तो 3 टाइम्स हाफ RT। समझ गए। सिमिलरली मोनोएटमिक हो गया ना, अगर हम लोग डाइएटमिक बोलते, डाइएटमिक या लीनियर पॉलीएटमिक बोले तो CO2, ठीक है, एटसेट्रा। तो टाइम बचाने के लिए पूरा नहीं लिख रहे, समझ लो। तो इसमें क्या होती है, इसमें 2 एनर्जीज और ऐड हो जाती है ना, ठीक है, ये तो एनर्जीज होता ही है, 2 एनर्जीज और ऐड हो जाती है, जानते हैं हम लोग, हाफ I ओमेगा वाई स्क्वायर, हाफ IZ ओमेगा Z स्क्वायर। तभी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा होता है, एट लो टेम्परेचर पे 5 आ रहा होता है। अच्छा, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अबाउट कितनी एनर्जी, हाफ KBT। तो यहां भी भाई हाफ KBT, हाफ KBT। तो टोटल क्या हो गया, ये हो गया 5 टाइम्स, है ना। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा यहां पे अब हम लोग लिख देंगे बाबू, ये काइनेटिक एनर्जीज में ना ट्रांसलेशनल भी है एंड रोटेशनल भी है, तो इसको हम लोग लिख देंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स हाफ KBT, और ये एट लो टेम्परेचर के लिए लिखा गया है, एट लो टेम्परेचर, ठीक है। और 1 मोल के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इंक्लूडेड 5/2 RT। सिमिलरली एट हाई टेम्परेचर पे लिखेंगे तो वाइब्रेशनल एनर्जीज आ जाएगा, 2 एनर्जीज और वो भी हो जाएगा हाफ KBT प्लस हाफ KBT, तो क्या हो जाएगा 7 टाइम्स हाफ KBT। तो टोटल काइनेटिक एनर्जीज कितनी आ गई, 7 टाइम्स हाफ KBT, और ये हो जाएगा 7/2 RT। सिमिलरली नॉन लीनियर पॉलीएटमिक के लिए हो जाएगा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट लो टेम्परेचर एंड 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर को बस चेंज कर दो, कंसेप्ट्स खत्म। तो यही था अपना सिंपल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, समझ गए हम लोग, बहुत पेशेंटली सुन रहे हो तुम लोग, और अब कुछ ही देर में ये लेक्चर एंड होने वाला है। तो अभी अभी हम लोग क्या सीख गए कि इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल या बोल दो, या गैसियस एटम्स भी एग्जिस्ट करते हैं और मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग मॉलिक्यूल ही लिख देते हैं। एटम्स बोले तो हीलियम नियॉन आर्गन, मॉलिक्यूल्स बोले तो O2 CO2 CH4 एक्सेट्रा। एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में ईच क्या है, हाफ KBT। अभी तो तुरंत देखें लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ KBT है, तो इन F डिग्री ऑफ फ्रीडम, F डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या हो जाता था बाबू, मोनो एटमिक है तो 3 से मल्टीप्लाई होता था, डाइएटमिक एट लो टेम्परेचर 5, एट हाई टेम्परेचर 7, है ना। तो ये हो जाएगा F टाइम्स हाफ KBT, बहुत सिंपल, डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, मॉलिक्यूल ना बहुत एलिमेंट्री हो जाता है, तो हम लोग गैसियस किसी भी कंटेनर में मॉलिक्यूल की बात हम लोग कम करते हैं, हम लोग मोल्स की बात ज्यादा करते हैं, मोल्स, ठीक है। मोल्स बोले तो Na, एवोगैड्रो नंबर के जितना मॉलिक्यूल्स, तो हम लोग मोल्स की बात करेंगे, तो चेंज करके लिखते हैं थोड़ा कि इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी ऑफ वन ये मोल
1 मोल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, 1 का ये है, और मोल्स, मोल जैसे ही बोल दिए तो मोल मतलब कितने पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर, और Kb इंटू Na मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, हाफ आर टी। ठीक है, Kb इंटू Na इज R, हाफ आर टी। तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये इन F डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, F डिग्री ऑफ फ्रीडम में F से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ आर टी। बहुत सिंपल बात। अच्छा, हम लोग जरूरी नहीं ना कि कंटेनर में एक ही मोल मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे, नहीं, कोई भी मोल्स हो सकते, कितना भी मोल्स होता है, तो हम लोग n मोल्स के लिए लिख लिए। तो 1 मोल के लिए एनर्जी ये है, तो n मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, इनटू n, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो इन F डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी ऑफ n मोल्स मॉलिक्यूल्स, तो सिंपल क्या हो जाएगा वो, इनटू n। तो n को हम लोग पहले लिख दिए, n टाइम्स f हाफ आर टी। और ये एनर्जी जो लिख रहे हैं ये कुछ नहीं लिख रहे बल्कि इंटरनल एनर्जी लिख रहे हैं, जिसको U से डिनोट करते हैं। तो यही तो फॉर्मूला सबसे स्टार्ट में हम टॉप पे लिखे थे, U इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू N टाइम्स F टाइम्स हाफ आर टी। तो बहुत बड़ा फॉर्मूला आया, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है इस चैप्टर का, कि इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल्स आइडियल गैस। और आइडियल गैस क्या हो सकता है, मोनो, डाई, या लीनियर पॉलीएटमिक, या नॉन लीनियर पॉलीएटमिक, सारे इंक्लूडेड। ठीक है, कोई भी टाइप के गैस हो सकते हैं, और इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, n टाइम्स f टाइम्स हाफ आर टी। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हाफ आर टी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अबाउट, f डिग्री, f से मल्टीप्लाई किए तो सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और n मोल्स का निकालना है तो n से मल्टीप्लाई कर दिए। पिक्चर बहुत क्लियर है। तो ये फॉर्मूला अपने के लिए अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और देखना इस पे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है, n टाइम्स f टाइम्स हाफ आर टी। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स, ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाए एक तरह से। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट T केल्विन, और क्या है, मान लो सिस्टम में है 4 मोल्स ऑफ हीलियम। ठीक, कोई भी एक हम लोग गैस कंटेनर कंसीडर कर रहे हैं, और इसमें मान लो पहले केस में है, इसमें 4 मोल्स ऑफ हीलियम रखा हो। दूसरा क्वेश्चन, ए पार्ट, मान लो इसमें है 8 मोल्स O2 एट लो टेम्परेचर, और मान लो इसी में है, बोल दिया कि 8 मोल्स है O2 एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, लो और हाई ही लिखा रहेगा क्वेश्चन में, कितना होता है एग्जैक्ट उससे हम अपने को मतलब नहीं है। ठीक, थर्ड, मान लो बोल दे कि 15 मोल्स ऑफ CH4 एट लो टेम्परेचर, और बोल दे 15 मोल्स ऑफ CH4 एट हाई टेम्परेचर।
तो बिल्कुल सिंपल हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 4 मोल्स ऑफ हीलियम, हीलियम मोनोएटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा n टाइम्स, सबसे स्टार्टिंग में ना हर कोई फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले से कंफर्टेबल हो जाओ, NF हाफ RT, तो नंबर ऑफ मोल्स है 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ हीलियम होता है 3, और ये हो गया हाफ RT, और ये क्या हो जाएगा 6 RT। बहुत सही। 8 मोल्स ऑफ O2 एट लो टेम्परेचर, NF हाफ RT, फिर लिखो NF हाफ RT, N इज 8, O2 है तो O2 एट लो टेम्परेचर, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, और फिर हाफ RT, सॉल्व करके लिख लो, 2 4 जा तो 5 4 जा 20 RT, कहाँ दिक्कत। सिमिलरली ये 8 मोल्स एट हाई टेम्परेचर, तो 8 मोल्स हाई टेम्परेचर पे O2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम 7, और ये हाफ RT, ये हो जाएगा 28 RT। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ये 15 मोल्स ऑफ CH4 non-linear polyatomic, degree of freedom is 6 and is half RT, ये हो जाएगा 3, तो 15 3 जा 45 RT, कहाँ दिक्कत। सिमिलरली यहाँ पे CH4 एट हाई टेम्परेचर, तो नंबर ऑफ मोल्स तो 15 है, एट हाई टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 8, और ये हो गया हाफ RT, बिल्कुल दिक्कत नहीं। 2 4 जा 15 4 जा इज 60 RT। बहुत अच्छे से हम लोग समझ गए, बहुत सिंपल था, देख लिया हम लोग। तो फर्स्ट लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर का मकसद तुम लोगों को ये फॉर्मूला सिखाना था, और हम लोग बहुत अच्छे से सीख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नीट, जेईई मेन एंड एडवांस में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।